इस वीडियो में वीमियो के बीए फाइनल ईयर के हिंदी साहित्य पेपर की बात करते हैं, जिसका पेपर कोड HD06 है। हिंदी भाषा एवं परिजन मूलक हिंदी। इसमें अति लघुरात्मक प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भावात्मक शैली की दो विशेषताएं लिखिए। तो भावात्मक शैली की दो विशेषताएं ये हैं। पहली की भावात्मक शैली में भावों की विशिष्ट प्रस्तुति होती है। क्या होती है? विशिष्ट प्रस्तुति होती है भावों की। दूसरा, संपूर्ण हिंदी साहित्य का अधिकांश काव्य भावात्मक शैली से ओतप्रोत होता है। संपूर्ण जो हिंदी साहित्य है वो अधिकांश काव्य की भावात्मक शैली से ही होता है। तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, कोड मिक्सिंग से क्या तात्पर्य है? तो कोड मिक्सिंग क्या, देखिए, जब एक भाषा में बातचीत करते हुए बीच बीच में दूसरी भाषा के शब्दों वाक्यों का प्रयोग हो तब इसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। अर्थात जब आप एक भाषा का प्रयोग करते हो बीच में दूसरी भाषा के शब्द प्रयोग कर लेते हो तो इस प्रक्रिया को कोड मिक्सिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कोई चार परिजन मूलक शैलियों के नाम बताइए। तो चार परिजन मूलक शैलियाँ हैं। पहली विचारात्मक शैली, दूसरी प्रशासनिक शैली, तीसरी सामाजिक शैली और चौथी पत्र लेखन शैली। अगला क्वेश्चन, बलाघात से क्या तात्पर्य? बलाघात अर्थात बोलते समय वाक्य शब्द अक्षर के एक अंश पर अधिक बल देने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, इसे बलाघात कहा जाता है। जब आप कोई वाक्य या शब्द बोलते हो और उस पर आप अधिक बल देते हो तो उसे बलाघात कहा जाता है, उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुतान किसे कहते हैं? इसे हम आरोह और अवरोह की प्रक्रिया कहते हैं। आरोह में हम उच्चारण को ऊंचे स्तर में करते हैं और अवरोह में हमारा स्वर कम आवाज़ होता है। शब्दों के इस उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को अनुतान कहते हैं। जब आप कोई शब्द बोलते हैं और आप उसमें ऊंचे स्तर बोलते हो तो अवरोह हो जाता है, और हमारा स्वर जब नीचा हो जाता है तो अवरोह कहते हैं। इन दोनों की जो संयोजन प्रक्रिया है उसे अनुतान कहते हैं। आरोह और अवरोह की जो प्रक्रिया है उसे संयोजन रूप से अनुतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शैली किसे कहते हैं? भाषा की प्रयुक्ति विशेष विद्या तथा प्रयोक्ता विशेष के अनुसार भाषा में विशिष्ट दृष्टिगत होती हैं और उसे शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा को परिभाषित कीजिए। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है भाषा? देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट समझ सकते हैं। यानी जिसके माध्यम से आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या विचारों का विनिमय करते हैं और दूसरों के विचारों को भी समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भाषा के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। तो पहला है अनुकरणशीलता, यानी भाषा का अनुकरण किया जाता है, और परिवर्तनशीलता यानी अर्थात भाषा परिवर्तनशील है, क्षेत्र के या दूरी के अनुसार भाषा परिवर्तन होती रहती है। अगला क्वेश्चन, भाषा लक्षण के संदर्भ में बहुघटता से आप क्या समझते हैं? तो भाषा लक्षण के संदर्भ में बहुघटता ये है कि विभिन्न भावों या विचारों की अभिव्यक्ति मनुष्य जिस भाषा के माध्यम से करता है वह अन्य घटकों से निर्मित होती हैं, अर्थात मानव भाषा की एकाधिक इकाइयों के योग से निर्मित होने की बहुघटता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यादृच्छिकता से क्या तात्पर्य है? तो यादृच्छिकता से तात्पर्य यह है कि वह तर्क प्रस्तुत नहीं होता है। शब्द प्रतीक या शब्द प्रतीक से जिस वस्तु का अर्थ बोध होता है उसे बीच कोई तार्किक या वैज्ञानिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, वापस देखिए, यादृच्छिकता से तात्पर्य है कि वह तर्क प्रस्तुत नहीं होता है। जब कोई तर्क प्रस्तुत नहीं होता है तो उसे यादृच्छिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई तर्क प्रस्तुत नहीं होता है तो शब्द प्रतीक से जिस वस्तु का अर्थ बोध होता है उसके बीच कोई तार्किक या वैज्ञानिक संबंध नहीं होता है। ये अलग से भाषा दे रखी है, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के भाषिक व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के भाषिक व्यवहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, स्वागत या आत्मलाप, यानी स्वयं बातचीत करना, अपने मन में बातचीत करना, ये स्वागत या आत्मलाप कहते हैं। अगला दूसरा, बातचीत या वार्तालाप, दूसरों के साथ बातचीत करना। तीसरा, भाषण। ये 3 मनुष्य के भाषिक व्यवहार को 3 प्रकार भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग किसकी रचना है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग डॉक्टर दंगल झाल्टे की रचना। किसकी है? डॉक्टर दंगल झाल्टे की। अगला क्वेश्चन, सोर्स यानी अपभ्रंश की उपभाषाओं के नाम लिखिए। तो सोर्स यानी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं आपके पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेलखंडी और कन्नौजी।
बोलियाँ सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में पहली आ जाएगी खड़ी बोली, दूसरी ब्रज भाषा, तीसरी हरियाणवी, चौथी बुंदेलखंडी और पांचवी कन्नौजी। ये पांचों बोलियां पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के भाषिक व्यवहार में भाषण का क्या अर्थ है? तो मनुष्य के भाषिक व्यवहार में भाषण का अर्थ है कि भाषिक व्यवहार का ये पहलू एक वक्ता का अपेक्षाकृत बड़े समुदाय से संबोधित करना है। इसमें वक्ता मुखर होता है जबकि श्रोता निष्क्रिय, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा अपने विचार या भावनाओं को दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला भाषण कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे भाषण कहते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ श्रोता होता है, श्रोता या निष्क्रिय होता है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो दो विशेषता ये है कि देवनागरी लिपि के चिन्ह सदैव एक समान रहते हैं, चाहे वे वाक्य में प्रयुक्त हो या शब्द में कहीं भी प्रयुक्त हो। और देवनागरी लिपि जितनी ध्वनि है उनमें इसमें लिपि चिन्ह है उतने ही, जितनी ध्वनियाँ हैं उतने ही लिपि चिन्ह है। पहला गुण देखिए आप कि देवनागरी लिपि के चिन्ह हमेशा समान रहते हैं, चाहे आप उसे वाक्य में प्रयोग करो चाहे आप उस शब्द में प्रयोग करो, प्रत्येक समय उसके जो लिपि चिन्ह है वो हमेशा समान रहते हैं। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा है कि देवनागरी लिपि में जितनी ध्वनियाँ हैं उतने ही चिन्ह हैं। समझ लो कि 40 ध्वनियाँ हैं तो 40 ही चिन्ह है, कम नहीं 40 ही। अगला, हिंदी की लिपि का नाम लिखिए। तो हिंदी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, शोरसेन या अपभ्रंश से निकलने वाली दो आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो शोरसेन या अपभ्रंश से निकलने वाली दो आधुनिक भाषाएं पश्चिमी हिंदी और गुजराती। किससे? शोरसेन या अपभ्रंश से। हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसका भी उद्गम शोरसेन या अपभ्रंश से हुआ है। तो शोरसेन या अपभ्रंश और गुजराती, पश्चिमी हिंदी और गुजराती दोनों शोरसेन या अपभ्रंश की भाषाएं। अगला क्वेश्चन, अंतर्भाषिक अनुवाद या भाषांतरण किसे कहते हैं? तो अंतर्भाषिक अनुवाद भाषांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की क्रिया या भाव को अंतर्भाषिक अनुवाद भाषांतरण कहते हैं। जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करते हो तो उसे अंतर्भाषिक अनुवाद या भाषांतरण कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश से हिंदी में किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करते हो तो उसे अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। शब्द अनुवाद किसे कहते हैं? स्रोत भाषा के शब्द और शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना शब्द अनुवाद कहते हैं। जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द का अनुवाद करते हो तो उसे शब्द अनुवाद कहते हैं। नाम से पता चल रहा है शब्द अनुवाद, यानी शब्द का अनुवाद करना। जैसे इंग्लिश में किसी वर्ड है उसका अनुवाद हिंदी के करना, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द अनुवाद हो जाएगा। अगला है, अनुवाद किसे कहते हैं? मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है। आप जब एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करते हो लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब हम उसे अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के कोई दो भेद बताइए। तो दो अनुवाद है। पहला है छाया अनुवाद, दूसरा भेद है भावानुवाद। अब क्वेश्चन है अगला, छाया अनुवाद किसे कहते हैं? स्रोत पाठक पढ़ने के बाद अनुवादक जो समझता या अनुभव करता है तथा उसके मन पर उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में वह मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में जिस प्रकार कथ्य का रूपांतरण करता है उसे छाया अनुवाद कहते हैं। यानी जब कोई पाठक होता है जब दूसरी भाषा में अनुवाद करता है तो पाठक के जो मन में जो भाव आए जब उसका प्रभाव पड़ जाता है तो उसे छाया अनुवाद कहते हैं। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा किसने दी? तो अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा डॉक्टर जी गोपीनाथन ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर जी गोपीनाथन ने सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी थी अनुवाद को। अगला क्वेश्चन, सारा अनुवाद से क्या तात्पर्य? सारा अनुवाद से तात्पर्य मूल कृति की सार का अनुवाद है। जैसे कि आप कोई भी इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हो और आप उसका अर्थ समझ लेते हो, बाद में अपने हिसाब से अपने मन से जो हिंदी में अनुवाद करते हो उसे ही सारा अनुवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के टोटल 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। सामान्य हिंदी में अनुवाद के भाग या प्रकार अलग है। डॉक्टर तिवारी के अनुसार 5 हैं। पहला है पाठ पठन, पाठ को पढ़ना। दूसरा पाठ विश्लेषण, तो उसमें पूरा समझना क्या दे रखा है उसका पूरा विश्लेषण करना। तीसरा भाषांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण करना। चौथा समायोजन करना, एडजस्टमेंट। और 5वां है मूल से तुलना करना।
जो जिस भाषा में उस कविता की रचना है उसमें और जो वर्तमान में आपने अनुवाद किया जिस भाषा में, दोनों की तुलना करना ही मूल से तुलना है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 5 चरण है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के किन्हीं 4 बोलियों के नाम लिखिए। तो आसान क्वेश्चन है। पहला आपके 4 हो जाएगी। मारवाड़ी जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, डूंडाड़ जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती जो अलवर भरत में बोली जाती है, और हाड़ौती जो कोटा बूंदी बोली जाती है। राजस्थान की भाषा की 4 ये बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, बिहारी हिंदी की 2 बोलियों के नाम अवलोक कीजिए। तो बिहारी हिंदी की 2 बोलियां हैं भोजपुरी और मैथिली। जिस साइड बिहार में जो हिंदी बोली जाती है उसकी 2 बोलियों के नाम लिखे हैं, जिसके नाम है भोजपुरी और मैथिली। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के जयपुर, दौसा, करौली, टोंक जिलों में बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों के नाम लिखिए। पूर्वी हिंदी की बोलियों के 2 नाम हैं अवधी और बघेली। बघेली और अवधी 2 पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रज और बुंदेली बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ब्रज और बुंदेली बोली हिंदी की पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? ब्रज और बुंदेली है वो हिंदी की पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियों का उद्भव माना जाता है। तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियों का उद्भव माना जाता है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली का संबंध किस राज्य से है। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली का संबंध राजस्थान राज्य से है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का जन्म हुआ है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का जन्म हुआ है। पूर्वी हिंदी उसमें भी उपभाषा का जन्म हुआ है। खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है। तो खड़ी बोली को कौरवी, नागरी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी बोली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खड़ी बोली को। बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है। तो बुंदेली बोली झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, भोपाल, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद बुंदेली यानी एमपी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ध्यान रखना। ढूंढाड़ी शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है। ढूंढाड़ी शब्द का उद्गम ढूंढ शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है टीला। किससे हुआ है? ढूंढ, और जिसका अर्थ है टीला। पश्चिमी राजस्थान की 2 बोलियों के कौन कौन से नाम लिखने हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की 2 बोलियां मारवाड़ी और मेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये प्रावधान संविधान में कहाँ वर्णित है। संघ यानी देश या राज्य कह सकते हो आप, मतलब पूरे भारत के। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 343 में ये वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। आर्टिकल 343 में वर्णित है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा का नाम और उसकी लिपि बताइए। तो भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। पिछला सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 4 भाषाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें कोई भी आपको 4 बतानी है, जैसे कि असमिया, संस्कृत, मणिपुरी, गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, कोई भी आप 4 भाषाओं के नाम बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के 2 कर्तव्य लिखिए। तो राजभाषा आयोग के 2 कर्तव्य ये हैं कि वह राष्ट्रपति को संघ के या किसी एक या अधिक उल्लिखित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। दूसरा, संघ की राजभाषा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उसके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। राजभाषा आयोग के 2 कर्तव्य क्या हैं। तो राजभाषा आयोग जो बनाया गया है उसके 2 कर्तव्य ये दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया। तो प्रथम राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई। तो राजभाषा आयोग की स्थापना सन 1955 में हुई। पिछला क्वेश्चन क्या था कि प्रथम राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ। तो प्रथम तो आपके 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ, और दूसरा क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, वो 1955 में हुई। 10 साल का गैप है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं? तो प्रयोजन मूलक भाषा क्या है, इसका अर्थ देखिए आप। किसी भी राष्ट्र के जन सामान्य की विचार विनिमय, सरकारी संवाद, पत्राचार आदि जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ की प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य या जिस देश में जो सामान्य जो नागरिक भाषा बोलते हैं वो, और जिस भाषा में पत्र पत्रिकाओं का आदान प्रदान होता है या कोई भी सरकारी संवाद होता है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के किन्हीं दो रूपों के नाम लिखिए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के दो रूप है, साहित्यिक रूप और वाणिज्यिक रूप। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा लिखिए। प्रयोजन मूलक भाषा का आपको समझा दिया है कि जिस राष्ट्र या राज्य में जन सामान्य यानी नागरिकों में जो भाषा बोली जाती है, जिस भाषा में पत्र व्यवहार होता है, जिस भाषा में सरकारी संवाद होता है, उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। साथ में हिंदी जोड़ा है तो हिंदी देख लीजिए आगे। डॉक्टर विनोद गोदरे के अनुसार जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र, जीवन उपार्जन आथा आदि के लिए विशेष अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्ति इकाइयों संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तों का प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। आप सामान्य अर्थ समझिए, परिभाषा को छोड़िए। इसका ये मतलब हुआ कि जिस राष्ट्र या राज्य में रहते हैं, जहाँ के जो लोग भाषा बोलते हैं, वो जिस भाषा में पत्र व्यवहार होता है वो, या जिस भाषा में सरकारी संवाद, उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। उसके साथ आपको हिंदी जोड़ना है। जिस राष्ट्र में जन सामान्य लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जिसमें पत्र व्यवहार होता है तथा संवाद होता है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। परिभाषा आप थोड़ी कठिन है, आप छोड़ दीजिए, सामान्य भाषा में समझिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की दो विशेषताएं, एक तो है वैज्ञानिकता, दूसरी सामाजिकता। क्या विशेषता है? सामाजिकता और वैज्ञानिकता। भाषा के कोई दो कार्य बताइए। तो भाषा के दो कार्य, भाषा परस्पर संपर्क का साधन है, बातचीत का। भाषा ज्ञान अर्जन का माध्यम है। दो कार्य ये, भाषा के माध्यम से हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और भाषा के माध्यम से हम विचार विनिमय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के चार प्रकार बताइए। तो हिंदी भाषा के चार प्रकार या चार गुण ये हैं। पहली तो कि हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भारतीय भाषाओं में अग्रणी है, हिंदी निजी क्षेत्र में प्रयोजन मूलक भाषा रूप में है, और हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा पहले दे रखा है, सेम ही है। तो कोई भी हिंदी भाषा के चार गुण बताने हैं। तो एक तो हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये भाषाओं में अग्रणी है, सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और निजी क्षेत्र में प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में उद्देश्यपूर्ण। और चौथा ये आप ये लिख दीजिए कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में यानी बोली जाने वाली 40% भाषा हिंदी बोली जाती है पूरे भारत में। एक इसका ये गुण हो जाएगा। अगला, साहित्यिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो साहित्यिक हिंदी की प्रमुख विशेषता उसकी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियाँ। 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। एक होती हैं लक्षणा, एक अभिधा और व्यंजना। सबसे सामान्य होती हैं वो अभिधा होती है, उसके बाद लक्षणा होती है, और इसका अर्थ व्यंग्यार्थ होता है, उसे व्यंजना कह शक्तियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी में एकार्थक शब्द होना क्यों आवश्यक है? कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का एकार्थक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान परेशानी होगी। कोई चालाक व्यक्ति जल्द न शब्द जाल अथवा बहुवचनता का फायदा अपने पक्ष में निर्णय कराकर उठा सकता है। इसलिए कार्यालय हिंदी में एकार्थक शब्द का होना आवश्यक है। सामान्य भाषा में ये हुआ, जो कार्यालय में भाषाएँ प्रयुक्त होती है हिंदी, उसमें शब्द का हमेशा एक अर्थ होना चाहिए। एक शब्द से अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए, एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्यालय भाषा में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ हमेशा एक ही होता है, अनेक अर्थ नहीं होते। अगला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं? कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वो हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज व्यवहार में लिया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने ये माना है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग ली जाने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी कहलाती है। कार्यालय ऑफिस के अंदर जो काम ली जाती है हिंदी, उसे कार्यालय हिंदी की। इसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, विशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप
आप देख लो, जैसे कि SI भर्ती के अंदर शुद्ध हिंदी का प्रयोग रहता है ताकि उस एक शब्द का अनेकार्थ अर्थ ना निकले। अगला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी में प्राय किस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है? कार्यालय हिंदी में प्राय अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग। अभिधा मतलब सामान्य अर्थ। शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंग्यार्थ। व्यंग्य में तीसरा अर्थ निकलता है, लक्षणा में भी दूसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि आप देखते हो कविताओं में, और सामान्य जो ऐसा लिखा है वैसा ही उसका अर्थ होता है। किसी भी ऑफिस देख लो आप, जिसमें हमेशा अभिधा लक्षणा शक्ति का ही प्रयोग होता है। जो सब लिखा है उसका अर्थ वैसा ही होता है, दूसरा अर्थ नहीं होता है। किसी भी ऑफिस देख लो, चाहे कार्यालय, कोई भी कार्यालय, सरकारी कोई भी कार्यालय, उसमें हमेशा अभिधा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक शब्दावली में लगभग कितनी प्रविष्टियाँ हैं? तो प्रशासनिक शब्दावली में लगभग 17,000 प्रविष्टियाँ। कितनी? 17,000। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन शब्द का क्या अर्थ हुआ? तो प्रयोजन शब्द का अर्थ हुआ उद्देश्य। अब एक प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी के अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में अंतर क्या है? साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। दोनों की तुलना कर रखी है। प्रयोजन मूलक हिंदी सरल, स्पष्ट, प्रयोजन सापेक्ष होती है। इसका तात्पर्य यह कि शब्दों का उतना ही अर्थ निकले जितना वह अभिष्ट है। और साहित्यिक हिंदी में क्या होता है कि साहित्यिक हिंदी में साहित्य की भाषा में एकाधिक अर्थ हैं, व्याख्याएं संभालती। प्रयोजन मूलक सामान्य अर्थ देखिए आप कि प्रयोजन मूलक में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका एक ही अर्थ होता है या सामान्य अर्थ होता है, जबकि साहित्यिक में क्या होती है कि व्याख्याएं होती हैं, शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आप कविताओं में पढ़ते हो या काव्य रूप में पढ़ते हो, तो उसमें आप कविताओं के कई अर्थ निकलते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोक्ता अपनी इच्छा अनुसार नए नए भाषिक प्रयोगों द्वारा नवीन अर्थ की सृष्टि नहीं कर सकता। प्रयोजन मूलक हिंदी में जो लेखक होता है वो नए शब्दों का सर्जन नहीं कर सकता, जबकि साहित्यिक हिंदी में प्रयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार नए नए भाषिक प्रयोगों द्वारा नवीन अर्थ की सृष्टि कर सकता है। साहित्य के अंदर, काव्य साहित्य के अंदर कवि हमेशा नए नए शब्दों का प्रयोग करता है। समझ में आया आपको? प्रयोजन मूलक हिंदी में नए शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं, जबकि काव्य के अंदर नए शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट, प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्य से कोई शब्दावली ग्रहण नहीं करती। प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्य यानी जो काव्य रूप है उसमें से कोई शब्द ग्रहण नहीं करती है, जबकि साहित्यिक हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी से शब्दावली ग्रहण करती है। प्रयोजन मूलक साहित्य से शब्द ग्रहण नहीं करती है, और उसका उल्टा साहित्य हमेशा प्रयोजन मूलक से शब्द ग्रहण करता है। अगला के पॉइंट, प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा बंधन युक्त होती है। कैसी होती है? बंधन युक्त होती है। जो साहित्यिक हिंदी भाषा निर्बंध होती है। साहित्य के अंदर कवि अपने हिसाब से कैसे भी शब्द प्रयोग कर सकता है, उनका गूढ़ अर्थ भी निकाल सकता है या सामान्य अर्थ भी निकाल सकता है, जबकि प्रयोजन में बंधन मुक्त होती है। हमेशा आपको अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग करना होता है। अंतिम पॉइंट, प्रयोजन मूलक हिंदी बिंब, प्रतीक, अलंकार या वक्तृत्व प्रदान नहीं होती है। प्रयोजन अर्थात सामान्य भाषा बोली जाए, उसमें कोई अलंकार नहीं होता है, कोई वक्तृत्व नहीं होती है, कोई बिंब नहीं होता है, जबकि साहित्य के अंदर हिंदी में बिंब भी होता है, प्रतीक भी होता है, अलंकार और वक्तृत्व भी प्रदान भी होती है। अब दोनों में अंतर आप दे रखा है। प्रयोजन यानी जो हम सामान्य भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं, और साहित्य भाषा जो हम इसमें जो साहित्यकार यूज करते हैं काव्य के रूप में, उसे साहित्य। अब दोनों में आपको तुलना करनी है। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण किसे कहते हैं? जब किसी वक्तव्य, लेखन, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त भावों को मूल की अपेक्षा अत्यंत कम, मूल का लगभग 1/3 शब्दों में किया जाता है, तो उसे संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण का ये अर्थ हुआ कि जब आप जैसे कि 10 लाइन दे रखी है और उसका आप मूल अर्थ 3 लाइन में लिख देते हो, तो उसे संक्षेपण कहते हैं। किसी भी वाक्य या लेख हो, अनुच्छेद है, उसके मूल अर्थ को छोटे रूप में लिखना ही संक्षेपण यानी छोटा करना, इसे कहते हैं संक्षेपण। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक पत्र क्या होते हैं? प्रशासनिक पत्र केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्रशासनिक उद्देश्य से जो पत्राचार किया जाता है उसे प्रशासनिक पत्र कहलाते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जितने भी ऑफिस है या जितने भी प्रशासन अपने शब्दों का यूज करता है या जो पत्रों का यूज करता है उसे प्रशासनिक पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवेदन किसे कहते हैं? प्रतिवेदन भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। तो पिछला काल है उसमें या वर्तमान काल की जो कोई भी विशेष घटना है या कोई विषय है
उसके प्रमुख कार्यों को क्रमबद्ध या संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। चाहे वर्तमान हो चाहे पिछला भूतकाल हो, उसमें कोई भी अगर घटना हुई है और आप उसका क्रमबद्ध रूप से छोटा विवरण लिखते हो, संक्षिप्त विवरण लिखते हो, उससे प्रतिबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पलवन किसे कहते हैं? पलवन तो आपने साहित्य में काफ़ी बार नाम सुना होगा। दिए गए किसी सूत्र वाक्य विचार को विस्तार के साथ व्याख्या करना पलवन कहलाती है। पलवन का अर्थ ये हुआ कि जब आपके सामने कोई 4 लाइन दे रखी और आप उसका पूरा विस्तार से व्याख्या करके 10 लाइन या 15 लाइन में लिख सकते हो, तो वो पलवन हुआ। किसी भी प्रसंग या वाक्य को विस्तार से साथ लिखना पलवन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण क्यों आवश्यक है? संक्षेपण से किसी भी लेख, भाषण, अवतरण के मूल तत्वों का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही उस माध्यम से अभिव्यंजना और आलोचना की विशेष सहायता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण और पलवन में क्या अंतर है? तो संक्षेपण और पलवन में अंतर ये है कि संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप, इसमें विस्तृत विषय को संक्षेप में देता है, जबकि पलवन का अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा रूप, इसमें व्यक्ति, उक्ति या विचार सूत्र को विस्तार से विवेचन करता है। संक्षेपण यानी छोटा करना और पलवन यानी बड़ा करना। संक्षिप्त में आपकी 10 लाइन को छोटा मूल भाव लिखकर 3-4 लाइन में लिख देता है, और पलवन में अगर 4 लाइन है तो उसके विस्तार के साथ लिखते हुए 4 लाइन को 15-16 लाइन लिख देते हैं, उसे पलवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवेदन का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो प्रतिवेदन अंग्रेजी शब्द है रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट? रिपोर्ट अर्थात जब कोई घटना होती है तो उस घटना के बारे में क्रमबद्ध लिखना, शुरुआत कैसे हुई, उसका अंत कैसे हुआ, क्रमबद्ध एक विस्तार से लिखना रिपोर्ट कहलाता है या प्रतिवेदन कहलाता है। पलवन का क्या तात्पर्य, वापस रिपीट हो गया। पलवन उपस्थित सामग्री के विषय में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के परीक्षण हेतु परीक्षण पूछी जाने वाली सामग्री होती है। अपठित सामग्री का वह रूप जिसके विस्तार पूर्वक सार लेखन की अपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख व्यूह से निकल जाती हैं, अर्थात स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होते हैं। स्वर वे कहते हैं जो मनुष्य जो बिना किसी दबाव के या किसी भी अन्य अक्षर की सहायता लिए बिना जो हम बोलते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जबकि वर्ण जो व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जबकि स्वर किसी की भी शब्द के या किसी भी अक्षर या वर्ण के बिना सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प वर्ग में आने वाली ध्वनियों को लिखिए। प वर्ग में 5 हैं, प, फ, ब, भ, म 5, इसमें वर्ग में 5 अक्षर आते हैं प वर्ग में। हिंदी में पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? तो पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में हुई। भारत सरकार ने देवनागरी लिपि और अंकों का मानकीकरण कब किया? तो भारत सरकार ने देवनागरी लिपि के अंकों का मानकीकरण सन 1966 में किया था। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और उन तत्सम शब्द का प्रयोग हम जब हिंदी में करते हैं तो अर्थ परिवर्तन करके लिखते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। अर्थात संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के किन्हीं 2 माध्यमों के नाम लिखिए। जनसंचार के 2 माध्यम है समाचार पत्र और टेलीविज़न। विज्ञापन क्या है? परिभाषा दीजिए। विज्ञापन ये एक प्रकार की अपील है जिसके द्वारा ग्राहकों के दिमाग में वस्तुओं को खरीदकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की प्रेरणा जागृत की जाती है। विज्ञापन के द्वारा किसी भी जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके दिमाग में उसकी जो आवश्यकता है उससे अवगत कराया जाता है, और उसकी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर उनके जो विचार उपलब्ध कराए जाते हैं, वो विज्ञापन होता है। विज्ञापन जैसे कि आप एडवर्टाइज टीवी में भी देखते हो, अखबार में भी देखते हैं, वही विज्ञापन है। संचार के कोई 2 मुद्रित माध्यम बताइए। तो संचार के 2 मुद्रित यानी लिखित पत्रिकाएं और पुस्तकें। संचार प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण घटकों के नाम बताइए। तो संचार प्रणाली 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, स्रोत, संदेश और गंतव्य। संचार को परिभाषित कीजिए। संचार की परिभाषा है, लॉन्गमैन के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने होने मात्र से ही सामूहिकता को बढ़ाती है। ये लॉन्गमैन के अनुसार है। और हेराल्ड डी लॉसवेल के अनुसार संचार का मतलब है कि ये परखना कि किस रास्ते क्या कहना है, उसका क्या प्रभाव है। संचार यानी आप कह सकते हो जब आप किसी भी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हो तो उसे संचार कहते हैं। किसी भी सूचना हो, चाहे पत्र हो, चाहे सूचना हो, चाहे कोई रिपोर्ट हो,
जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी माध्यम से, चाहे पत्र हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, उसके माध्यम से पहुंचाते हैं तो उसे संचार कहते हैं। परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दे रखी हैं। जनसंचार के 3 पंजीकृत स्वायत्त संस्थाओं के नाम बताइए। तो 3 स्वायत्त संस्थाएं हैं। एक तो है भारतीय जनसंचार संस्थान, दूसरी फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था, तीसरी है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम बताइए। तो 3 उपक्रम है, भारतीय रेल सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन का प्रारंभ कब और कहाँ से? दूरदर्शन यानी टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ? तो सितंबर 1959 दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व के लगभग कितने देशों में हिंदी भाषा की उपस्थिति है? तो विश्व के लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा की उपस्थिति। कितने? पूरे संसार में से 137 देशों में हिंदी उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, भाषा संप्रेषण के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष हैं, स्रोत, संदेश और गंतव्य। अंतिम क्वेश्चन, भाषा का स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो भाषा का स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण तत्व वैश्विक चेतना का संस्पर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर किसी प्रकार की गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू।